लेकिन दोस्तों सबकी नजर है 23 तारीख यानी 23 अप्रैल बड़ा निर्णायक दिन होगा, क्योंकि जेसीएम जॉइंट कंसल्टिंग मशीनरी की स्टैंडिंग कमेटी की बैठक है और बैठक है सरकार के साथ 8वें वेतन आयोग को फाइनल रूपरेखा तैयार करने की। यानी वो रूपरेखा, वो बिंदु तय किए जाएंगे जिसके आगे वेतन आयोग काम करेगा। ये बात बिल्कुल क्लियर है, हम आपके सामने चिट्ठी और दोनों चीजें देखी हैं, पता होगा और दिखा रहा हूं। अब बात आती है सबसे पहले कि 25 मार्च को एक ऐसा नियम बन जाता है, ऐसा हथियार बन जाता है कि लोगों में भ्रम की और आशंका की स्थिति पैदा कर देता है। वो ये रहता है कि पेंशन में असमानता हो सकती है, जबकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ये नियम बनाया और साथ कह दिया कि हमारी सरकार ने 7वें वेतन आयोग के पहले और बाद के लोगों की पेंशन बराबर की थी। अब इन्होंने रेफरेंसेस दिया है पिछले 5वें 6ठे वेतन आयोग का कि सरकार ने उसमें असमानता की थी। अब उस असमानता को आधार बनाकर एक नया नियम बना देते। अब नए नियम से एक भ्रामक स्थिति पैदा हो जाती है कि आखिर 1 जनवरी 2026 के बाद और पहले के बीच में अंतर होगा। अंतर इसलिए होगा कि एक को फायदा मिलेगा और दूसरों को फायदा नहीं मिलेगा। कितना फायदा मिलेगा वो बात की बात है। अब इस स्थिति के बाद 23 अप्रैल को किन किन मुद्दों पर बातचीत हो सकती है। सबसे पहले 7वें वेतन आयोग के जो पुराने मुद्दे हैं, जो पीछे फरवरी में इनकी मीटिंग हुई थी, उसमें उन्होंने रखे थे कि सबसे पहले कम्यूटेशन की रिकवरी को कम किया जाए, 15 साल की जगह 12 साल किया जाए। और दूसरा मुद्दा था कि जितने पेंशनर हैं 65 साल के बाद 5% पेंशन बढ़ोतरी का जो लोकसभा के संसदीय समिति की सिफारिश है उसको सरकार ने मानना चाहिए था, ओपीएस लेके, और कई मुद्दे थे। इन मुद्दों के बाद टर्म्स ऑफ रेफरेंस को फाइनल प्रक्रिया के बावजूद कुछ सुझाव सरकार के सामने रखे थे। सबसे पहले मैं आपको एक एक सुझाव के बारे में बताएं कि न्यूनतम पेंशन जो 9,000 है वो आगे न्यूनतम कितना हो चाहिए, और न्यूनतम आपकी पे लेवल 1 की जो आपकी वेतन है वो 18,000 है, वो कितना होना चाहिए। यानी बोला है कि कम से कम जो फिटमेंट फैक्टर है 2.57 से कम नहीं होना चाहिए। बाद में बात 2.86 की होने लगी, लेकिन अर्थशास्त्री कह रहे हैं कि नहीं, ये फिटमेंट फैक्टर 1.92 या 2 या 2.08, 2.28 इससे ज्यादा आगे बढ़ने की उम्मीद नहीं है। अब इसी से आपकी डिसाइड हो जाएगी कि आपकी न्यूनतम पे लेवल 1 का जो 18,000 की जगह आपकी वो कितनी बढ़ेगी और आपकी पेंशन 9,000 से आगे कितनी बढ़ेगी। अब ये किन बातों पर निर्भर करता है, आइए उसके ऊपर चर्चा करते हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा है कि अभी जो तरीका है, यानी सबसे कहा है कि फैमिली यूनिट को आपको बढ़ाना होगा, माता पिता की डिपेंडेंसी भी इसमें ऐड करनी होगी। जब आप ये ऐड करोगे तो फैमिली यूनिट एक बढ़ेगी और उसके बाद जो पुराने खर्चे नए खर्चे जोड़े जाएंगे, चाहे वो इंटरनेट के हों, मोबाइल के हों, और जो खर्चे का रेट है, पुरानी चीज है जो खाने से कैलोरी से लगाकर खाने पीने, रहने, शादी, बच्चों का यानी एजुकेशन, घर, सारे चीजों के खर्चों को नए तरीके से आपको डालना होगा। एक और फॉर्मूले में थोड़ा सा बदलाव करना होगा, यानी यहां बेसिक स्ट्रक्चर बदलेगा तो आपका फिटमेंट फैक्टर ऑलरेडी बदलेगा। उसके साथ शर्त रखी, यदि फिटमेंट फैक्टर बनता है तो वो कॉमन फिटमेंट फैक्टर होना चाहिए। उन्होंने कहा है कि पे लेवल 1, 2 को मर्ज कर दो, 3, 4 को मर्ज कर दो, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, इतना मिनिमम चाहिए नहीं। उन्होंने कहा है कि 50% डीओ, यानी सरकार यदि लंबा खींचती है, यानी पे कमीशन को लंबा खींचने का जैसे कि आसार लग रहा है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन तक सरकार सबसे पहले अपना फायदा देखती है और उठाती है, बातें करेगी, मीडिया में प्रचार करवाएगी, सब लोग एक प्रचार होगा, उसके बीच में अपना एक चौका चक्का मारेगी, लोगों को लगेगा कि हमारे लिए, लेकिन सरकार पहला अपना फायदा देखती है। तो उनसे कहा गया है कि नहीं, आप अंतिम राहत देने के लिए जो डीए हमारा बढ़ रहा है उसमें से 50% बेसिक पे और पेंशन में मर्ज कर दी तो एक रिलीफ मिलेगा, और ये उनकी मांग है। तो इन सारी मांगों को लेकर, टर्म्स ऑफ रेफरेंस को लेकर फाइनल जो आपकी मीटिंग है 23 अप्रैल को होने वाली, क्योंकि 15 अप्रैल तक उन्होंने सभी डिपार्टमेंट से उनसे सबसे राय शुमारी की है। यानी आपको, आपका नेचर ऑफ ड्यूटी क्या है, आपके अलाउंसेस क्या अभी वर्तमान में क्या है, और वर्तमान में आपको कितना पे मिल रहा है, किस लेवल का मिल रहा है, और अभी आपको क्या और चाहिए। इसके लिए आपने एमओडी को लेटर देखा होगा, आर्मी को, एयरफोर्स को, नेवी को, रेलवे को, हर जगह, और उसका एक कंसोलिडेट डिमांड उन्होंने 15 अप्रैल तक अपने पास मांगी, ताकि उसके बाद 23 अप्रैल को फाइनल बिंदु, फाइनल रूपरेखा तैयार हो, उसके ऊपर टर्म्स ऑफ रेफरेंस के ऊपर 8वां वेतन आयोग काम कर सके। अब दोस्तों बात करते हैं कि यानी जो नियम नया बना है वो किसके लिए ज्यादा हानिकारक है। यानी वो सिविल पेंशनर हैं, वो चिल्ला रहे हैं, लेकिन डिफेंस के संदर्भ में उन्होंने 2 बार क्लियर किया है, संसद में
संसद की लोकसभा में क्लियर किया है और राज्यसभा में कहा है कि रक्षा विभाग को बिल्कुल 8वें वेतन आयोग का पूरा लाभ मिलेगा, चाहे वो कभी के पेंशनर्स हों। अब ये एक स्टेटमेंट हो जाता है क्योंकि रक्षा विभाग का एक कॉन्सेप्ट है वो ओआरओपी के बाद थोड़ा चेंज हुआ है। जैसे कि माननीय रक्षा मंत्री जी ने कहा था कि उनसे सवाल पूछा गया था कि जितने पेंशनर्स हैं वो टोटल पेंशनर्स आपके कितने और उनकी पेंशन और दूसरे चीज़ों की बढ़ोतरी किस प्रकार होती, तो उन्होंने सीधा सीधा माननीय राजनाथ सिंह ने जवाब दिया था, हमारे रक्षा पेंशन भोगियों को ओआरओपी के नाम पर हर 5 साल में 1 जुलाई 2014 से पेंशन बढ़ोतरी बोला है। उन्होंने बढ़ोतरी बोला है, आधार था समान रैंक और समान सर्विस को लेकर। फिर उन्होंने कहा हर 10 साल बाद इनको पे कमीशन लागू है। उसके बाद उन्होंने कहा हर 6 महीने बाद उनके लिए डीआर लागू है। यानी ये मामला था पेंशन बढ़ोतरी को लेकर के, यानी आप समझ सकते हो डीआर बढ़ता है तो हमारे को ग्रॉस पेंशन बढ़ती है ओआरओपी में। यानी पिछला जो एक कॉन्सेप्ट है वो सही है, लेकिन कॉन्सेप्ट में गड़बड़ी, उसका सुधार 8वें वेतन आयोग में हो जाएगा तो हर 5 साल आपकी पेंशन बढ़ेगी और 10 साल बाद आपको वेतन आयोग का लाभ मिलेगा। उसके साथ तमाम उन्होंने सुविधाओं की बात की, चाहे ईसीएचएस को लेकर बात की हो, सीएसडी को लेकर बात की हो, डीजीआर को लेकर बात की हो, जिला सैनिक बोर्ड को लेकर बात की हो, केएसबी को लेकर के बात हुई, अन्य बच्चों के लिए, फैमिलीज के लिए तमाम अन्य सुविधाएं जिसके लिए वो अपना एक सामान्य जीवन यापन कर सकें। ये रक्षा मंत्री जी का लोकसभा का जवाब है। अब इस पर आप बहुत सारे कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं सेना के साथ धोखा हो सकता है, तो ऐसी कोई अभी संभावना नहीं है, लेकिन इस संभावना को पूरी तरह हम खारिज नहीं कर सकते कि ये सरकार के अंदर बनियागिरी सरकार है और बनियागिरी से यानी पैसा आपको मिलता नजर आएगा, लेकिन उससे पहले आपसे खींचने का ये रास्ता पहले बनाते हैं। एक रास्ते से पैसे देते हैं तो 4 रास्ते से उस पैसे को वसूली करने का इनका एक हिडन एजेंडा रहता है। हिडन एजेंडा रहता है, वो हिडन एजेंडा शायद आपको डीआर को देख के लग गया होगा कि पिछले 10 साल में 125% बढ़ा, अभी 60% नहीं बढ़ रहा है, तो एक हिडन एजेंडा था, उन्होंने वेटेज चेंज किया। तमाम ऐसे बुद्धिजीवी लोग हैं वो इसी पे काम कर रहे हैं कि कहाँ हम एक फिल्टर लगाएं कि पैसा कम से कम आगे जाए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास रहे ताकि हम और कल्याणकारी योजनाओं में लगा सके। तो दोस्तों ये थी अपडेट। धन्यवाद।